अब हाँ सर, अब सही, अब सही आ रही है सर आवाज। यस। जी सर। इसमें ये क्वेश्चन रहते हैं, देखो हार्मोनिक एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर के अकॉर्डिंग है, तो उनमें डिफरेंशिएट पूछा जाता है बाय मॉस कर्व। मॉस कर्व से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बाय बाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इनका जो कर्व है सर जो, पोटेंशियल और जी 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 पोटेंशियल एनर्जी और बॉन्ड जी लेंथ सर के बताइए। अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो मॉस कर्व में हम V0 से लेके 1 2 3 ट्रांजिशंस करते हैं, जो 4 5 ट्रांजिशंस होते हैं। जी वो ट्रांजिशन से ही क्वेश्चन जी पूछा सर। जाता है हॉट बैंड क्या है, हॉट बैंड कैसे जी डिफाइन जी करते हैं, हॉट बैंड किन किन के बीच बनता है, और हॉट बैंड के अकॉर्डिंग अब जैसे हार्मोनिक एन हार्मोनिक की बात करते हैं, तो मॉस कर्व से ही हम डिफाइन जी करते हैं कि सिलेक्शन रूल हार्मोनिक के लिए क्या है, एन हार्मोनिक के लिए क्या है। हार्मोनिक के लिए डेल भी प्लस माइनस हम्म। होता है, क्वांटम नंबर जो है भी बिल्कुल। प्लस माइनस 1 हो गया। हार्मोनिक के लिए +-1 2 और 3 होता है। तो +-1 क्या होता है, जी फंडामेंटल सर। बेंड होता है। +-2 फर्स्ट ओवरटोन और +-3 सेकंड ओवरटोन। तो ये डिफरेंशिएट पूछते हैं सब जी में जी क्या है। और फर्मी रिजोनेंस क्या है, तो फर्मी रिजोनेंस होता है फंडामेंटल बैंड और फर्स्ट ओवरटोन का जो दोनों के बीच जो कॉम्बिनेशन बैंड बनता है उसको ये फर्मी रिजोनेंस कहते हैं। जी 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 तो जी जी इनको सर। जो डिफाइन करते हैं हॉट बैंड कितने टेम्परेचर पे बनता है, क्या डिफरेंस है, कपल्ड सर वाइब्रेशन क्या होते हैं, इसी से ही क्वेश्चंस बनते हैं। ये मेनली क्वेश्चंस सर होते हैं। एक ये जो लास्ट में आपने पूछा, ये क्या पूछा, कपल्ड? यस, कपल्ड वाइब्रेशन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कपल्ड वाइब्रेशन को हम सर इसमें ही मतलब इंक्लूड कर सकते हैं, जो कॉम्बिनेशन बैंड होता है? नहीं, इसमें नहीं रहता, लेकिन वो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड रहता है। कपल्ड में वाइब्रेशन की बात की गई है, फर्मी रिजोनेंस है अच्छा अच्छा। वो इससे रिलेटेड है। कपल्ड वाइब्रेशन भी होता है, जी जी जी। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वाइब्रेशन होते हैं, उसको कम कपल्ड वाइब्रेशन कहते हैं। जो मतलब सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक जो वाइब्रेशन होते हैं उनको कपल्ड वाइब्रेशन बोला जाता है। वाइब्रेशन, यस। और फर्मी जी रिजोनेंस जी होता है वो फंडामेंटल और फर्स्ट जी ओवरटोन का मिक्स कॉम्प्लेक्स है, वो उसको बोलते हैं फर्मी रिजोनेंस। जी 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 उसकी इंटेंसिटी पूछ लेते हैं। फर्मी रेजोनेंस का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जैसे फर्मी रेजोनेंस का मैंने बताया, फर्स्ट वन फंडामेंटल बैंड और फर्स्ट ओवरटोन का जो मिक्स से यील्ड होती है, टू बैंड मिलते हैं, उसको फर्मी रेजोनेंस कहते हैं। अब फर्स्ट बैंड जी और सेकंड बैंड के जो डिफरेंस जी इंटेंसिटी है उसका जी रेशियो क्या होता है, तो इंटेंसिटी रेशियो 1:1 होता है, डिफरेंस 100 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे। मॉसक्रब का बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप मॉलिक्यूलर रखते हैं वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो क्वेश्चन मेनली इससे ही पूछे जाते हैं। जी जी अब जो आपने निकाला है हार्मोनिक ऑसिलेटर का सिलेक्शन रूल, एनहार्मोनिक का सिलेक्शन रूल, तो जी। कैसे निकाला है उसको ड्राइव कीजिए। वाइब्रेशन क्वांटम हाँ नंबर। सर, वो वो तो हमने मतलब जो टेलर सीरीज ली थी ना, हम्म। जो हमें ये दिखा रही थी कि जब हम क्या करते हैं कि हार्मोनिक और एनहार्मोनिक में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस होता है कि जब हम किसी स्प्रिंग को, मतलब कोई भी एक बॉन्ड स्प्रिंग की तरीके से स्ट्रेच करते हैं, तो वो तब तक के स्ट्रेच होता रहेगा जब तक कि हम उसको करते रहेंगे। अगर वो हार्मोनिक है, यानी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है डिस्टेंस तक भी जाके रिस्टोरिंग का काम करता रहे। क्या होता है कि कुछ डिस्टेंस पे जाके ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है ये खत्म होना, ये वैनिश होना स्टार्ट हो जाता है, खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं कि जब हम इसका मतलब वो निकालते हैं एनर्जी लेवल या क्वांटम, ये निकालते हैं क्या बोलते हैं, सिलेक्शन रूल जो निकालते हैं, ये हम ट्रेलर सीरीज की हेल्प से तो दोनों का ही निकालते हैं। तो ट्रेलर सीरीज की हेल्प से हम केवल हार्मोनिक में जो लेते हैं वो फर्स्ट टर्म लिया करते हैं केवल। पर जब एनहार्मोनिक का निकालते हैं तो टोटल जितनी भी टर्म आती है उन सबको हम ये मान लेते हैं कि अब हमने सिस्टम को परटर्ब्ड कर दिया है, कि हमारा अब सिस्टम परटर्ब्ड हो चुका है। और इस परटर्ब्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें अब मतलब हम निकालने की वो ट्राई करेंगे, तो उनके अकॉर्डिंग जो जो सिलेक्शन रूल, यानी कि जहां जहां पे ट्रांजिशन मूवमेंट इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो नॉन जीरो होती रहेगी, वहां पे हमें अलाउड मतलब अलाउड ट्रांजिशन बोल देते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे 0 to 0 जो ट्रांजिशन होता है उसके लिए भी मतलब इसकी वैल्यू नॉन जीरो आ जाती है, पर वो तो अलाउड नहीं होता है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं निकालने का, ये भी एक अप्रोक्सीमेट मेथड है। और यस। ये जो कर्व हमने मतलब
मोस्ट पोटेंशियल का जो यूज कर रहे हैं, मोस्ट पोटेंशियल, ये भी एक अप्रोक्सी। यस। जी सर। यस, आवाज चली गई आपकी। जी सर। हाँ, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि सर जैसे जैसे मैंने मतलब ये बताया ना कि +-2 या +-1 +-2 +-3 ये सब जो अलाउड, इसलिए अलाउड हो जाते हैं कि हम अपने सिस्टम को, आप परटब्ड करा दिया है हमने अपने सिस्टम को, ठीक है, कि पर्टर्बेशन के थ्रू अब जो भी चीजें अब हम निकाल रहे हैं वो पर्टर्बेशन के थ्रू निकाल रहे हैं। ठीक है, पर्टर्बेशन के थ्रू इसलिए निकाल रहे हैं कि क्योंकि ये जो सिस्टम है ये एनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर हो चुका है अब। ठीक है, जहां पर रियल कंडीशन को पढ़ा जाता है। यस। जी। आप बताइए, आगे तो चलिए। और बताइए सर इसमें मतलब जैसे कि अब एनर्जी अगर मैं डिफरेंस पूछ लिया वो जाएगा इसमें। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन किस टू किसके, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में क्या डिफरेंस है? तो सर उसके उसके अकॉर्डिंग तो जहां से भी मतलब ट्रांजिशन हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे उसको, ट्रांजिशन को। एन की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में कहेगा तो वो डायरेक्टली मतलब अगर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या फिर उसके अकॉर्डिंग भी, जैसे मैं यहाँ पे मतलब लिख के दिखा देता हूँ। जैसे हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि हमारा जो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है कुछ, सर दिखाई दे रहा है ना, ई यस। वी इज इक्वल टू n+1/2 ओमेगा ई बार माइनस के n+1/2 बार का स्क्वायर। ये हम मतलब ये यूज करते हैं। अगर सपोज किया उसने कहा कि मुझे 0 से 1 के लिए निकालना है, इसको हम फंडामेंटल बैंड के नाम से जानते हैं। फंडामेंटल इसलिए जानते हैं कि जो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो एनर्जी गैप होता है ना, वो सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक के लिए, उसके बाद वाइब्रेशनल के लिए, उसके बाद रोटेशनल के लिए, और लास्ट में होता है जो ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, वो उनके बीच का एनर्जी गैप बहुत कम होता है। तो हम ये मान के चलते हैं, या मान के क्या, या ऐसा होता ही है कि वाइब्रेशनल जो क्वांटम नंबर होते हैं उनमें ग्राउंड स्टेट मोस्ट पॉपुलेटेड होती है, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड होती है। इसका कारण इसका कारण सिर्फ इतना सा ही है कि जब इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से, इसका कारण यही है। अगर मैं यहाँ पे E0 की वैल्यू निकालता हूं तो E0 जो हो जाएगा 1/2 ओमेगा ई माइनस के 1/4 ओमेगा ई और एक्स ई, ये बार ये भी बार ओमेगा। अगर मैं E1 निकालता हूं तो ये हो जाएगा 3/2 ओमेगा ई बार माइनस के, ये हो जाएगा 9/4 ओमेगा ई और एक्स ई बार। E2 के लिए निकाल लूंगा तो 5/2 ओमेगा ई माइनस के 49/4, 1 2 2 1 2 और 1 3, अगर यहाँ पे 2 रखूंगा 2 3 4 5 49 नहीं 25 ओमेगा ई और ये एक्स ई। अब अगर मुझे निकालना है 0 से 1 के लिए, मैं इसको फंडामेंटल बैंड बोलता हूँ, तो E1 माइनस के E0 इक्वल टू डेल्टा ई, और ये 0 से 1 के लिए ट्रांजिशन होगा जो कि ओमेगा ई माइनस के 2 XE ओमेगा ई, और इसी को मैं फंडामेंटल बैंड के नाम मतलब फंडामेंटल बैंड का नाम दे दूंगा। और अगर मैं निकालता हूँ E2 से E1 के लिए, E0 के लिए, तो ये हो जाएगा ओमेगा 0 से 2, और ये हो जाएगा 2 ओमेगा ई माइनस के 6 XE ओमेगा ई। ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट ओवरटोन, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, ये फंडामेंटल बैंड होता है, ये 0 से 1 के लिए जाता है, इसलिए मोस्ट इंटेंस होता है, ये मोस्ट इंटेंस, ये सबसे ज्यादा इंटेंस होता है। और अगर E3 से E0 के लिए निकालता हूं तो ये हो जाएगा E0 से 3 के लिए, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 ओमेगा ई माइनस के 12 ओमेगा ई बार एक्सी। ये होता है मेरा सेकंड ओवरटोन, इसको मैं सेकंड ओवरटोन बोलता हूँ। अगर अब मैं अपने सिस्टम का टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूँ,
तो जो ये मेरे एनर्जी लेवल्स थे, इस टाइप से जो मेरे एनर्जी लेवल्स थे, उसमें ये n इक्वल टू 0 था, मैक्सिमम पॉपुलेशन मॉलिक्यूल्स की इस जगह थी, ठीक है। ये n इक्वल टू 1 था और ये n इक्वल टू 2 था। तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि n रेशियो n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू जो होता है वो 0.01, ये इसका जो वो होता है, ये जो रेशो होता है वो 0.01 के इक्वल होता है। यानी कि अगर मैं ये देखना चाहूँ कि n01/100, यानी कि अगर ग्राउंड स्टेट में 100 मॉलिक्यूल है तो एक्साइटेड स्टेट में केवल एक ही मॉलिक्यूल होगा। अब जैसे ही मैं अपने सिस्टम का टेम्परेचर को राइज स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो n=1 में ही जाएंगे, वो n=2 में भी जाएंगे, n=3 में भी जाएंगे, ठीक है। तो जो n=1 से n=2 के लिए जो ट्रांजिशन होगा, n=1 से n=2 के लिए जो ट्रांजिशन होगा, उसको मैं फर्स्ट हॉट बैंड का नाम देता हूँ। वो फर्स्ट हॉट बैंड का नाम दिया जाएगा उसको, और वो कोरोस्पॉन्डिंग होगा जो ये जो कोरोस्पॉन्डिंग होता है, ये फंडामेंटल बैंड के कोरोस्पॉन्डिंग होता है फर्स्ट ओवरटोन। यस। जी। अब क्या होता है कि जैसे ही मैं मतलब ये बना देता हूँ, ये बना हुआ होता है, ठीक है। ये मेरा मोस्ट पोटेंशियल कर्व होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये n=0 के लिए होता है, ये n=1 के लिए होगा, ये n=2 के लिए होगा। तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा, एनर्जी का जो एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है वो डिक्रीज करता चला जाएगा। उसके डिक्रीज होने का कारण ये है कि जब इनिशियली जब एक मॉलिक्यूल यहाँ पे होता है और दूसरा मॉलिक्यूल अपनी इसमें ग्राउंड स्टेट पे होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास में क्या होता है कि एक स्टेशनरी मॉलिक्यूल होता है जिसका वेट ज्यादा होता है, और दूसरा क्या होगा उसके कंपैरिजन में हल्का होता है जो वाइब्रेशन को दिखाता रहता है। तो जब ये इस एनर्जी लेवल में मतलब जीरो n=0 वाले एनर्जी लेवल्स में होगा, तो इसकी कुछ और मतलब क्या होगी, इसकी थोड़ी कम वाइब्रेशन करने की एनर्जी होगी। जैसे जैसे हम इसको ऊपर बढ़ाते जाएंगे, ये ऊपर बढ़ता जाएगा, तो इसकी वाइब्रेशन करने की जो एनर्जी होगी वो और बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे ऊपर जाकर और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब ये यहाँ से इतनी डिस्टेंस को मतलब इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इतनी बढ़ चुकी होगी इन दो आइटम्स के बीच में कि बॉन्ड आपस में ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ तक की एनर्जी, इसको एनर्जी को मैं बोलता हूँ डीई, यानी कि डिसोसिएशन एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। यस। एनर्जी, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिसोसिएशन एनर्जी बोली जाती है। ये जो होती है ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिसोसिएशन एनर्जी बोली जाती है। और ये होती है मैक्सिमम हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो जो मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड है वो मतलब क्या हो जाए कि वो टूट जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होती है, दोनों जो एनर्जी होती है इसको वेल डेप्थ के नाम से भी जाना जाता है कि हाँ कितनी गहराई पे ऐसा जाके वो हो रहा है, इसको वेल डेप्थ के नाम से भी जाना जाता है। और ये होती है स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। इसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिसोसिएशन एनर्जी इसलिए बोला जाता है कि और कोई भी अगर हम जैसे हम पढ़ते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हैं, तो वहां पे J=0 पे एनर्जी टोटल जीरो हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मॉलिक्यूल की एनर्जी जीरो हो गई है, इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल इस टाइम रोटेशन में ही नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि मॉलिक्यूल इस टाइम रोटेशन में नहीं है। बट अगर मैं n=0 रखता हूं तो एनर्जी जीरो ना होकर यहाँ पे एनर्जी मिल जाती है, मिनिमम एनर्जी मिल जाती है, जो कि ये एनर्जी होती है। और इसको ही मैं बोलता हूँ जीरो पॉइंट एनर्जी। यानी यही डिफरेंस होता है क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में। क्लासिकल ये कहती है कि कोई भी जो सिस्टम होगा वो रेस्ट में रह सकता है, पर क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है एट ग्राउंड स्टेट पर भी उसके अंदर अगर रोटेशन नहीं हो रहे होंगे तो कुछ ना कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी जरूर होती है, ठीक है। तो हम एक्चुअली ये मानते हैं कि इस मॉलिक्यूल के पास में रियल में इतनी एनर्जी तो पहले से ही है, इतनी एनर्जी उसके पास में पहले से ही है, केवल उसको डिसोसिएट करने के लिए मुझे ये एनर्जी को प्रोवाइड कराना पड़ता है। इसीलिए एक रिलेशन होता है कि D0 = D इक्विलिब्रियम प्लस जो ये मतलब 0 पॉइंट एनर्जी होती है, इसको ω E⁻/2 भी करके लिख सकते हैं हम। तो यहां से हमें ये रिलेशन मिल जाता है
मतलब ये वाला पूरा रिलेशन मिल जाता है कि ये प्लस ना होकर ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ इस तरीके से, एक तरीके से हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि हमारी डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है। नहीं, एक इसका दूसरा और तरीका भी होता है सर, उसका निकालने का दूसरा तरीका ये होता है कि जब भी हमारा कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा होता है, तो क्या होता है कि उसके धीरे धीरे क्वांटम लेवल चेंज होते रहते हैं, और जितने क्वांटम लेवल चेंज होते रहेंगे उतनी तेजी से वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। और अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आती है कि जब बॉन्ड के बीच का मतलब ब्रेकेज हो जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, ये होती है कि जब वो वाइब्रेशन कर रहा होता है तो बॉन्ड के बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी वो भी धीरे धीरे इंक्रीज करती जाती है। ठीक है। जैसे जैसे वो इंक्रीज करती जाएगी तो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो एनर्जी गैप है वो धीरे धीरे मतलब क्या करता है, डिक्रीज होता रहेगा, और डिक्रीज होकर लास्ट में इसके मैक्सिमम के ऊपर जाके कंटिन्यूम आ जाता है। यानी कि दो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो एनर्जी गैप होगा वो इक्वल टू जीरो के अप्रोच कर जाता है, वो इक्वल टू जीरो को अप्रोच कर जाता है। ठीक है। तो सर इसमें मैंने दो चीजें और भी मतलब दो तीन बुक देखी थी, उसमें मतलब कुछ ने डिफरेंशिएशन करके दिखा रखा है कि हाँ अगर मुझे एनमैक्स निकालना है तो डिफरेंशिएशन करके निकालेंगे। और जैसे बेनवेल है तो बेनवेल ने अलग ही तरीके से बताया था, उसने ये कहा था कि जैसे जैसे क्वांटम नंबर इंक्रीज करते जाएंगे तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता चला जाएगा, और अल्टीमेटली लास्ट में जाकर एनर्जी गैप एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे, यानी कि उनके बीच का में कोई गैप नहीं रहेगा। और अगर गैप नहीं रहेगा तो इसका मतलब है कि एनर्जी गैप जो होगा दो एनर्जी लेवल्स के बीच का वो टेंस कर जाएगा जीरो की साइड में। ठीक है। और अगर वो टेंस कर जाएगा जीरो की साइड में तो हम यहाँ पे क्या होता है कि मतलब डिफरेंशिएशन को यूज नहीं कर सकते। और एक कारण और भी लिखा हुआ था डिफरेंशिएशन को यूज ना करने का, वो ये लिखा हुआ था कि जो हमारे मतलब ये वाइब्रेशनल क्वांटम लेवल्स होते हैं इनके बीच का एनर्जी गैप हम केवल वो ही फंक्शन को एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन मान सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। हम उन्हीं वेव फंक्शन को एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन मान सकते हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है। अब जब इनके बीच में हर एनर्जी लेवल के बीच में एक गैप है तो इसका मतलब है कि मैं इनको कॉन्टिन्यूअस नहीं मान सकता, और अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं मान सकता तो मैं डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं लगा सकता। ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको साफ कर सकता हूं सर, साफ कर दो यस इसको। यस यस यस। ठीक है। ठीक है। तो सर अगर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकता तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है, मैं क्या करूंगा कि दो एनर्जी लेवल से सपोज किया, मेरा एक एनर्जी लेवल तो है ई एन, जिसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं एन प्लस वन बाई टू ओमेगा ई बार माइनस के एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर ओमेगा ई बार एक्स। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये होगा कि मैं जहां वो जाकर मतलब मर्ज हुआ है मैं उसको ये मान लगता हूँ कि एन प्लस वन पे जाके वो मर्ज हुआ है। तो अगर वो एन प्लस वन पे जाके मर्ज हुआ है तो एन प्लस वन बाई टू ओमेगा ई, ठीक है, माइनस के एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर ओमेगा ई और एक्स। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस ले लेता हूँ तो वो डेल्टा ई हो जाएगा और वो टेन कर जाएगा जीरो की साइड को। ठीक है। यानी कि जीरो की मतलब साइड को टेन करेगा, तो इसका मतलब हो गया कि वो जीरो ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो इक्वल टू ई एन प्लस वन माइनस के ई एन। ठीक है। अब जैसे ही इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी एन प्लस थ्री बाई टू ओमेगा ई माइनस के एन प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर ओमेगा ई बार एक्स ई। टोटल में फिर माइनस लगाऊंगा एन प्लस वन बाई टू ओमेगा ई, और ये प्लस हो जाएगा एन प्लस वन बाई टू ओमेगा, हाँ, इसका स्क्वायर ओमेगा ई और एक्स ई। जैसे ही मैं इन सबको मतलब यहाँ से पूरा मैथमेटिकली सॉल्व करता हूँ तो एन की जगह अब मैं क्या रखूंगा, एन इक्वल टू एन मैक्स हो जाएगा मेरा। ठीक है। एन मैक्स का मतलब है कि वो मैक्सिमम क्वांटम नंबर जहां पे जाकर दो मॉलिक्यूल एटम्स में डिसोसिएट हो गए, मतलब दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है वो एटम्स में डिसोसिएट हो जाता है, एक ऐसी कंडीशन। तो यहाँ से जो एन मैक्स की जो मुझे वैल्यू मिलती है, यहाँ से एन मैक्स की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है वन बाई टू एक्स ई माइनस वन। ये मेरा एन मैक्स हो जाएगा। ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये मेरा एन मैक्स हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर अब मुझे निकालना हो कि हम किस कौन सी वो मैक्सिमम एनर्जी कितनी थी जिसके ऊपर ये डिसोसिएशन हुआ है, तो मैं अब यहां से उसको भी कैलकुलेट कर सकता हूं।
उसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सिर्फ अपने एन मैक्स की वैल्यू को, जो ई एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 ओमेगा ई माइनस के एन प्लस 1/2 का स्क्वायर ओमेगा ई और एक्स ई, मैं इस उस एन मैक्स की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देता हूँ, यहाँ पर एन की वैल्यू के अंदर पुट कर देता हूँ। तो वो है 1/2 एक्स ई माइनस 1 प्लस 1/2 ये ओमेगा ई माइनस 1/2 एक्स ई माइनस 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा ई, और ये हो जाएगा एक्स ई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सोल्व कर लेता हूँ। 1/2 एक्स ई माइनस 1/2, ये ब्रैकेट बंद, ओमेगा ई, ये बार माइनस के 1/2 एक्स ई माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा ई, और ये एक्स ई। अब मैं इसका कर देता हूँ सॉल्यूशन, मैं इसका कर देता हूँ सॉल्यूशन। ये हो जाएगा ओमेगा ई माइनस के 1/4 एक्स ई। यस। हाँ, मैं आगे चलता हूँ इसको लेके। यस। हम्म, मैं ये देख रहा हूँ सर, इसमें मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? हाँ, नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4, और ये हो जाएगा माइनस के 2 × 1/2 एक्स ई, और ये यहाँ पर आ जाएगा 2 एक्स ई 1/2, और ये आ जाएगा ब्रैकेट का ओमेगा ई और एक्स ई बार। ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं। 1/2 एक्स ई माइनस के 1/2, ये ब्रैकेट में ओमेगा ई बार आ जाएगा माइनस के, ये अब इसको अंदर लेके आते हैं 1/4 एक्स ई का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा ओमेगा ई बार और एक्स ई माइनस के ये प्लस के 1/4। यस। जी सर, दिखाई दे रहा है ना आपको सही तरीके से ना? नहीं, आपका फोटो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रही। मेरी वीडियो नहीं आ रही है? नहीं। अरे यार, क्या हो गया? मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ सर। यस। अरे यार, आप तो ज्यादा समय हो।
यस आई एम ऑडिबल, आवाज आ रही है? यस आई एम ऑडिबल, आवाज आ रही है? यस, आवाज आ रही है? जी सर, अब आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, लेकिन आप। पर आपको वीडियो यस, अब आ गई। वीडियो नहीं दिखाई देगी आपको? नहीं, दिखाई आ दी है गई सर आपकी। वीडियो? आपकी वीडियो आ गई, मुझे लग रहा है आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके साइड से। हाँ, आ गई, ठीक है, वीडियो ओके, सर एक्सप्लेन कीजिए। जी 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 जी। तो अब हम यहाँ से आगे चल के हम क्या निकालते हैं कि ई मैक्स को निकाल लेते हैं। जो ई मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो आती है हमारी ओमेगा ई अपॉन 4 एक्स ई। और यही तो हमारा डी में वो डी इक्विलिब्रियम हुआ करता था। यही हमारा डी इक्विलिब्रियम हुआ करता। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं टोटली। ये इस तरीके से ये कैलकुलेट हो जाएगा। यस। जी सर। तो यहाँ से हम यस, आवाज। आपके साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। सर मुझे डाटा। भी ऐसा ही लग रहा है। मुझे लग रहा है डाटा है कि नहीं, खत्म हो गया है लास्ट में आके। हाँ सर, डेटा ही खत्म हो गया है। चलो कोई नहीं। डेटा ही तो खत्म। ऐसा करो, जल्दी जुड़ा करो यार, डाटा को बचा के रखा करो मोबाइल के ऊपर। ठीक ठीक है सर, कल कल मैं मतलब थोड़ा जल्दी मतलब जल्दी जुड़ूंगा जुड़ना, सर। मैं आपको बता देता हूँ टाइम क्या है, आप 6 बजे जुड़ना। जी जी। 6 बजे जी जुड़ना, सर, मैं डाटा बचा कल। के रखा करो मोबाइल का, क्योंकि जब जूम ज्वाइन करते हैं ना तो मोबाइल में डाटा होना चाहिए फुल, क्योंकि यहाँ इसमें डाटा थोड़ा जी ज्यादा जी जी। खर्च होता है। जी सर, जी सर, जी ठीक सर। है, कल छह मैं बजे कल जुड़ना, कल तब हम टाइम से। लगातार। 6 बजे जी जुड़ना, जी तब जी लगातार सर, दो जी घंटे जी सर। डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, ओके, गुड नाइट। ओके सर, ओके सर।